नमस्कार, द मीडिया पुल वाला से मैं रंजीत प्रसाद सिंह आपका कट टू कट में स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। विवेकानंद की जयंती पर हम बात करेंगे आज युवा और राजनीति पर। हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान कुणाल सारंगी, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इससे पहले वे बहरागोड़ा के विधायक रह चुके हैं और झामुमो में सचेतक के रूप में उन्होंने काम किया था। हम चाहेंगे कि आज हमारा जो विषय है युवा और राजनीति, उस पर हम एक विस्तृत चर्चा करें और उसके विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश करें। साथ ही कुणाल का जो राजनीतिक अनुभव रहा है अब तक का, उन चीज़ों पर भी हम उनसे बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले तो मैं द मीडिया पुल वाला की ओर से स्वागत करता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और विवेकानंद राजनीति को बहुत सही नहीं मानते थे और वो ये मानते थे कि राजनीति जो है वो साध्य बन गया है, उसको साधन के तौर पर ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है वो गॉड और ट्रुथ केवल होना चाहिए, ईश्वर और सत्य को ही वो सही राजनीति मानते थे। आप राजनीति की परिभाषा क्या देखते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, राजनीति कभी खराब या अच्छी नहीं होती है। उसे आने वाले उसमें जो लोग हैं वो उसे अच्छा या खराब बनाते हैं। इट इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन। जैसे दूसरे पेशे हैं, जिस तरह के लोग उसमें आएंगे, उस पेशे का माहौल, उस पेशे का जो एम्बियंस है वैसा बनेगा। उसी तरह से राजनीति में भी अगर अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति की परिभाषा भी बेहतर होगी और राजनीति के जो परिणाम हैं, क्योंकि जब एक लोकतंत्र होता है, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था से ही शासन चलता है। और आप कितने भी बड़े फिल्म स्टार हों, कितने बड़े क्रिकेटर हों, बिजनेसमैन हों, कुछ भी हों, उस देश को चलाने की जिम्मेदारी एक राजनीतिक पर ही आती है। तो ऐसे समय में जब देश को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक राजनेता के कंधों पर ही होनी है, तो अगर हमारे पास अच्छे इनपुट्स नहीं आएंगे या अच्छे लोग नहीं आएंगे तो उसके परिणाम अच्छे कैसे हो सकते हैं? इट इज़ लाइक एनी फैक्ट्री, जिसमें आप इनपुट अगर अच्छा देते हैं तो उसका आउटपुट भी अच्छा आता है। तो जो देश को चलाने वाली फैक्ट्री है, तो देश को चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो उनके काम करने के तरीके भी वैसे होंगे और उसके परिणाम भी वैसे होंगे। तो जो लोग भी आज ये कहते हैं कि राजनीति खराब है, राजनीति खराब या अच्छी नहीं होती, उसमें आने वाले लोग उसे अच्छा या खराब बनाते हैं। अगर अच्छे लोग आएंगे, आज आप देखिए जहाँ पर भी एक बेहतर नेतृत्व मिला है राजनीति को, वहाँ पर विकास के मॉडल्स किस तरह से सक्सेसफुली धरातल पर इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं और ना केवल इम्प्लीमेंट हो रहे बल्कि उससे प्रेरणा लेकर और भी युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो चाहे तो और कुछ कर सकते थे, अच्छी नौकरियाँ कर सकते थे, वो भी आज नौकरी छोड़कर इस पेशे में आ रहे हैं। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको भी इस पर सोचने की कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेटेड अच्छे बैकग्राउंड के युवा हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बदलाव लाने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए एक वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। तो आपका मानना है कि राजनीति अब एक प्रोफेशन भी है? जी, हमेशा से मुझे लगता है कि इसे करियर के रूप में अगर कोई ले तभी वो उस पर बिल्कुल बेहतर कर सकता है और ये जरूरी है। और करियर बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव से ही जोड़ कर देखे, सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात ही करे कि मुझे विधायक, सांसद, मंत्री बनना है तभी मुझे राजनीति में आना है। ऐसी बात नहीं। आप देखते होंगे बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स हैं आज के दिन में पॉलिटिकल पार्टीज में। मीडिया को लोग मैनेज करते हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, संगठन में बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो परिभाषा एक कर दी गई है कि राजनीति करना मतलब चुनाव लड़ना है, पहले इस मानसिकता को बदलना होगा। इट इज़ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सेवरल रोल्स। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं आप किसी मीडिया हाउस में, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जर्नलिज्म ही होता है, उसके बिजनेस डेवलपमेंट के भी लोग होते हैं, उसके एडिटोरियल में लोग होते हैं, उसके एनालिसिस में लोग होते हैं, रिसर्च में लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, कैमरामैन होते हैं। तो बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। इस तरह पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम एंड एडिंग वैल्यू टू इट। जी, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आपने जो प्रोफेशन के तौर पर ये देखा, तो आपने यूके से एमबीए किया, उसके बाद हार्वर्ड भी आप गए। तो एमबीए करने के बाद राजनीति में आना, मतलब आप कैसे इसको स्विच ओवर कैसे आए? जी देखिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पश्चिमी देशों में अभी भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि
पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो वो कार्यकर्ताओं को लेते हैं, वो बिल्कुल ग्रेजुएशन के लेवल से उनको सिलेक्ट करते हैं और उन्हें वो ग्रूम करते हैं अप द लैडर आने वाले वर्षों के लिए। तो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन जो होता है वो एक करियर ऑप्शन है और उसे वो सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी जो चैलेंज होती है हमारे युवाओं के सामने कि अगर वो राजनीति करेंगे तो अपने आप को सस्टेन कैसे करेंगे फाइनेंशियली, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर हम एक युवा जो बहुत अच्छी नौकरी में है, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहा है या सिविल सर्विस में, वो अगर छोड़कर पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने का काम सिर्फ उस युवा का नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं कि अच्छे लोग उनकी पार्टीज में आए, तो उन्हें भी वो बैरियर्स और इजी करने होंगे ताकि जो अच्छे लोग हैं वो आ पाएं, उनको वो सपोर्ट करें ताकि वो राजनीतिक मेन स्ट्रीम में आकर वो पार्टी के लिए और अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएं। तो ऐसे सिस्टम हैं यूएस और यूके वगैरह में जहां पर कि वो रिक्रूट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को। मैंने कई फोरम्स पे इस बात को रखा है कि हम IITs IIMs की बात करते हैं कि नए IITs नए IIMs खुलने चाहिए, तो वाई नॉट एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स? क्योंकि जब देश नेताओं से ही चलना है, देश किसी टेक्नोक्रेट से नहीं चलना है, किसी मैनेजर से नहीं चलना है, एक राजनेता को ही चलाना है, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑफ टैलेंट्स हैं उसको पॉलिटिक्स में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस विषय पर मुझे लगता है जो हमारी सरकार में बैठे लोग हैं और जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं, उन्हें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नहीं, तो आपको कैसे लगता है कि यह साहस कैसे दिखा सकते हैं युवा? क्योंकि मतलब ये तो तय है कि जब आप लाखों खर्च कर रहे हैं किसी की पढ़ाई में, तो कैसे युवा जो है एक रिस्की फील्ड में जाए जहाँ की। देखिए, ये एक पहली बात तो ये एक सेल्फ एनालिसिस की बात है। पहले कोई जरूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ ही आप इलेक्शन में कूद जाएं। आप धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार, आप अपनी परिस्थितियों का आकलन करके आप धीरे धीरे सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होना आप शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो इंजीनियर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड रहा है, क्रिकेटर्स भी हैं जो इंजीनियरिंग करके वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया अपने लाइफ में कि मेरा ये पैशन है और ये मैंने बाय ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा जब आपको जो ट्रेनिंग मिली है उसे अगर आप पैशन में कन्वर्ट कर लें, या जो आपका पैशन है अगर वो आप करने का आप उसके ठान लेके मुझे जीवन में यही करना है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको काम नहीं लगता है, वो लगता है कि इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग दैट कम्स टू यू। तो इसलिए अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं कि आप करियर छोड़ के ही कूद जाएं राजनीति में। आप करियर के साथ साथ भी धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई रेस नहीं है कि मुझे इतने साल में विधायक बन जाना है, इतने साल में मुख्यमंत्री बन जाना है। इस रेस में अगर आप फंसिएगा तो आपको प्रेशर होगा और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। इसलिए एक बहुत बड़ा आत्म आकलन का भी ये विषय है, एक स्वॉट एनालिसिस जो MBA में पढ़ाया जाता है। आप देख, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, वो आप अपने लिए कर सकते हैं जब आपको ऐसा डिसीजन लेना होता है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जैसा आपने कहा कि यूरोपियन या अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की है कि वो ग्रेजुएशन लेवल से ग्रूम करते हैं बच्चों। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम राजनीति को एक तरह से अभी तक अछूत मानते रहे कि नहीं, बच्चे जितना कम से कम राजनीति से जुड़े पढ़े उतना अच्छा है। आप कैसे देखते हैं एजुकेशन सिस्टम को, इससे कि हम कैसे जोड़ सकते हैं, और अब तक का एजुकेशन सिस्टम आप उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे ही एजुकेशन सिस्टम ने इतने अच्छे बेहतर राजनेता देश को दिए हैं, जिन्होंने देश को कोई प्रधानमंत्री बनाया, कोई राष्ट्रपति बनाया, लोगों को चलाया है। ऐसा नहीं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है कि यहाँ से अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं निकल सकते हैं। आप देखते होंगे JNU और DU के जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वहाँ के निकले हुए लोग केंद्र में मंत्री बनते हैं, अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में हमारा फॉल्ट नहीं है। हमारी ये जो मानसिकता है, जो आपने अभी कहा कि राजनीति से दूर रहो, तो अगर आप किसी को पूछिएगा, वो अपने बच्चे को मुख्यमंत्री जरूर बनाना चाहता है लेकिन उसे राजनीति में नहीं आने देना चाहता। MS धोनी जरूर बनाना चाहता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलने देना चाहता। तो ये तो एक आपको अपना डिसीजन है जो आपको लेना है कि आपको किस समय पर राजनीति में आना है और कैसे अपने रास्ते बनाने हैं, क्योंकि चैलेंजेस जैसे अन्य पेशों में है यहाँ पर भी है। लेकिन एक व्यवस्था जो राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं या सरकारें भी कर सकती हैं, आप देखेंगे युगांडा में जो पार्लियामेंट है उसके 5% सीटें यूथ के लिए रिजर्व्ड है। श्रीलंका में जो इनका नेशनल यूथ कमीशन है वो प्रधानमंत्री तक को एडवाइस करता है उनकी पॉलिसी मेकिंग में। तो कई राज्यों में, कई देशों में ये प्रयोग हो रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेल रेड, वेल एडुकेटेड अच्छे युवा जो हैं उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जा सके। भारत में भी ये काम हो रहा है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो रिसर्च का सेल है
उसमें कई ऐसे विश्व के नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में से पीएचडी जिनका है वैसे लोगों को रखा गया है जो रिसर्च करते हैं, विषयों पर एडवाइस भी करते हैं। तो एक सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, समय लगेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी सबसे बड़ी जरूरत जो है लोगों को वो एक नौकरी की होती है, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने आप को सस्टेनेबल कर पाए। तो ये बहुत रिस्की प्रोफेशन है, जैसे फिल्म और क्रिकेट होता है, कभी भी आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, फिर आप नीचे भी आ सकते हैं। तो अपने आप को एक बैलेंस्ड रूप में रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। आपने एजुकेशन सिस्टम के सवाल को टाल दिया है, क्योंकि वो आपकी नीति नहीं, क्योंकि देखिए इसी एजुकेशन सिस्टम ने बहुत अच्छे राजनेता भी दिए हैं। वो तो राजनेता तो ये जरूर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो आपने बात की, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है कि मतलब वो जेएनयू से ही क्यों निकलेंगे अच्छे राजनेता? क्यों रांची यूनिवर्सिटी भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने बस उदाहरण दिया। रांची यूनिवर्सिटी से भी निकलते हैं, पटना यूनिवर्सिटी से नीतीश कुमार जैसे, सुशील मोदी जैसे लोग पटना के विश्वविद्यालयों से निकले हैं और आज देश के मानचित्र पर अपना नाम स्थापित किया है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि उस इंडिविजुअल पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, सिर्फ हम अपनी व्यवस्था को ही दोषी नहीं मान सकते। जी के पहले के जवाब में ही इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं। आप कई देशों का आपने दौरा किया है, युवा विधायक के तौर पर भी प्रतिनिधित्व किया है। आप ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से जो 12 सदस्यीय दल था उसमें युवाओं का रिप्रेजेंटेटिव का आप उसमें शामिल थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा आपने जो अनुभव किया और उसके बाद फिर भारत को देखते हैं, मतलब युवा क्यों नहीं आना चाहते हैं भारतीय राजनीति में, और बाहर के अंत में क्या मानसिकता केवल अंतर है, शिक्षा अंतर है, लोगों में जागरूकता अंतर है, या हम ज्यादा भौतिकवादी हैं? कहाँ आप अंतर देखते हैं? मैं 3 मुख्य कारण मानता हूँ क्यों भारत का जो युवा है, जो काबिल युवा है, जिसने अन्य क्षेत्रों में अच्छा किया है, वो पॉलिटिक्स में बाय चॉइस नहीं आना चाहता है। सबसे पहली बात है कि पारदर्शिता का अभाव। जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पारदर्शिता का घोर अभाव है। चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, फंडिंग कैसे होती है, किस तरह के क्राइटेरिया होते हैं, कास्ट इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जो युवा है जो सिर्फ ये सोचता है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, उसे ये बैरियर्स बहुत हाई लगते हैं। कभी वो कास्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कभी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है चुनाव लड़ने के लिए। ये बहुत ईमानदारी से मैं इसे स्वीकार करता हूं कि कोई साधारण आदमी आज के दिन में पंचायत का चुनाव भी लड़ना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती है। तो ऐसे समय में कोई युवा जिसने ईमानदारी से अपना काम किया है, अपनी पढ़ाई की है, अपने आप को स्थापित किया है, वो जब राजनीति में आना चाहता है तो उसे बैरियर्स बहुत ऊंचे लगते हैं। तो और दूसरा है नेपोटिज्म से आप भाग नहीं सकते हैं। आज भी ठीक है बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन जो परिवारवाद है वो अभी भी काफ़ी पार्टियों में बहुत ज़्यादा हावी है। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं, वो झारखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं कि एक बेनिफिट जरूर मिलता है आपको, स्टार्टअप जो मतलब आपको जो एक माइलेज मिलता है वो जरूर मिलता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे कि आप अगर किसी बड़े राजनीतिक के परिवार से आते हैं तो आपके लिए बैरियर भी उतने हाई होते हैं, बेंचमार्क उतने हाई होते हैं, पहले से ही आपके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि यहां से ही आपको शुरुआत करनी है, तो प्रेशर भी उतना ही होता है। लेकिन अभी भी ऐसे कई पार्टियां हैं जो सिर्फ परिवारवाद पे चल रही हैं, तो उन पार्टियों में अगर कोई युवा जाना चाहे तो उसे निश्चित रूप से उसकी राह मुश्किल लगती है। तो एक है पारदर्शिता का अभाव, परिवारवाद और करप्शन, जो भ्रष्टाचार है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, युवा अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करता है। मुझे लगता है ये 3 मुख्य कारण हैं। और जो रिस्क है कि मैं अपनी बड़ी नौकरी छोड़कर आऊंगा, कल फाइनेंशियल सस्टेनेंस मेरा कैसा होगा, मैं किस तरह से अपने आप परिवार को चला पाऊंगा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होती है, ये 4 बड़े रीजंस हैं जिसके चलते जो युवा है हमारा वो हेजिटेट करता है पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत कम उम्र में आने में। तो मतलब मैं ये इसको कंपैरेटिव टू वेस्टर्न सोसाइटी में देखना चाहता था कि वहाँ आपने क्या देखा? मैंने बताया आपको, जैसे वहाँ पर ग्रेजुएशन के लेवल से ही वो रिक्रूट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेसमेंट्स होते हैं, कंपनीज आकर प्लेसमेंट करती है, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज उनको जो पॉलिटिकल स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, लॉ स्कूल्स हैं, वहाँ से उन्हें रिक्रूट करते हैं अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए, अपने इलेक्शन के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए। और ये युवा ऑन ग्राउंड उन्हें अनुभव देती है पॉलिटिकल पार्टीज कि कैसे चुनाव होते हैं, आप सिस्टम को समझो। और अभी भी कितना भी कहा जाए, अभी भी जो पैसों का बोलबाला है और वहां पर जो फंडिंग भी होती है, आप देखिएगा इलेक्शन के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका से होती है,
बिल्कुल पता होता है कौन रेज कर रहा है, कैसे रेज कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है। तो वो जो पारदर्शिता लोगों को दिखती है। तो एक बार आप अगर अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुन लिए गए, क्योंकि पार्टियां आपको पहले अपना उम्मीदवार चुनती है, चुन ले गए, तो आपकी फंडिंग की जो प्रॉब्लम है वो पार्टीज हैंडल करती है, वो इंडिविजुअल को हैंडल नहीं करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आपके दिमाग से रह जाता है, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। और मेरिटोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके बैकग्राउंड को देखकर जो पार्टीज है वो आपको किस तरह से आपकी ग्रूमिंग होगी पार्टी में, आपका करियर कैसे शेपअप होगा, ये उनके अपने सेल बने हुए हैं जो तय करते हैं। आपको जानकर एक सुखद आश्चर्य होगा, मैं एक इंडियन को मिला था, बहुत ही यंग इंडियन था जिसने अभी लंदन में चुनाव लड़ा था। ठीक है, चुनाव में वो चुनाव नहीं जीता, लेकिन उसने मुझे बताया कि मुझे बस 15 साल हुए हैं इंग्लैंड में आकर रहते हुए, और पार्टी ने मुझे अपना पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाया है। और उसके लिए मुझे ये भी बोला गया कि मैं जिस सीट पर लड़ रहा हूँ वो सीट बहुत सेफ सीट नहीं है, तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो कितने पारदर्शी तरीके से सारी बातें बताकर उन्हें पूरे जागरूकता के साथ उनको राजनीति में लाया जाता है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में होनी चाहिए। जी, मतलब ये है कि हम अपने राजनीतिक दल भी मैच्योर हो हमारे, और वो एक परिपक्व तरीके से बिल्कुल सिस्टम तैयार करें। बाय चॉइस कैसे लोग आए, इस पर फोकस होना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है जो ज्यादातर तादाद है जो राजनीति में आती है वो मजबूरी से आती है। किसी को लगता है कि मुझे विधायक सांसद बन जाऊंगा तो मेरे कुछ जनरेशंस का भला हो जाएगा, किसी को लगता है कि मुझे पावर चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा मैं बना सकता हूँ, ये भी एम्बिशन होता है लोगों का। तो बाय चॉइस जब लोग राजनीति में आएंगे तो स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। जैसा कि आपको पता है कि कुणाल सारंगी दिनेश सारंगी के पुत्र हैं। दिनेश सारंगी झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो मैं कुणाल जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे, यदि दिनेश सारंगी के पुत्र नहीं होते तो क्या वो राजनीति में आते? देखिए, मेरे लिए तो अगर मैं कहूँ तो मैंने तो मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है वो मैंने पिता के विचारधारा के विपरीत जाकर मैंने शुरू किया था। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति शुरू की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा में दिया मेरे पिता ने, लेकिन मैं उनके खिलाफ, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर शुरू किया था। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, जो उनका गुडविल था, जो आज भी है, जो दशकों तक मेरे परिवार ने यहाँ के लोगों की जो सेवा की है, निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे मिला। और उनके सानिध्य में, उनके अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो छात्र राजनीति में भी रहे थे उड़ीसा में, और मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो जो उनका राजनीतिक अनुभव है और जो लेजिस्लेटिव अनुभव है, जो वहाँ का विधानसभा का जो अनुभव उनका रहा है, उससे भी मुझे बहुत मदद मिलती थी अपने कामों को करने में। और बहुत जल्दी मैंने विधानसभा की जो प्रक्रिया है और अन्य चीज़ों को मुझे समझने में बहुत आसानी हुई, और बहुत जल्दी मैंने उन पर अपनी पकड़ बनाकर अपने आप को विधानसभा में स्थापित भी किया था। जी, मैं वंशवाद की तरफ एक बार फिर से जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि वंशवाद की राजनीति ने क्या देश की राजनीति को कहीं गड़बड़ किया है, या उससे, क्योंकि ये रोग की तरह है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में, और लगभग हर पार्टी में ये चीजें हो रही हैं। तो आप इसको मतलब किस तरह से देखते हैं? मैं चाहूंगा कि इसको मतलब आप अपने उदाहरण से इतर भी देख करके एक निष्पक्ष राय इस पर आप। मैं रंजीत जी, इसमें मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से आपको कहना चाहूंगा कि परिवारवाद का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई अगर काबिल है, कोई अगर सही में जनता की सेवा करना चाहता है, उसके अंदर वो भावना है, उसके अंदर वो स्किल सेट है, वो टैलेंट है, तो सिर्फ इस कारण से उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके पिता राजनीति में है, उसके परिवार के लोग राजनीति में हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है, कोई बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है, कोई क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन कोई पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिशियन बने या बेटी पॉलिटिशियन बने तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। ये जेनेरिक नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है कि अगर उसमें काबिलियत है, अगर उसमें जनता के पल्स को समझने की काबिलियत है, जनता की सेवा करने की काबिलियत है, तो ये उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि उसके परिवार के लोग राजनीति में हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन होता है, लेकिन इसमें यह भी है कि अगर वो काबिल नहीं है और सिर्फ इसलिए कि वो XYZ किसी का बेटा या बेटी है, तो उसे जो अन्य मेरिटोरियस जो उनके कार्डर्स हैं, जो कार्यकर्ता जिन्होंने सालों से काम किया है, उनको डिनाई करके अगर इनको प्रमोट किया जाता है जिनमें वो काबिलियत नहीं है, वो वंशवाद का या परिवारवाद का नेगेटिव पहलू है, जिसने निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को काफी हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। देखिए, और ये बात भी है कि ये जनता की अदालत है। कभी आप जनता की अदालत में चुने जाते हैं, कभी नहीं चुने जाते हैं, आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा।
अब सुनील गावस्कर भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स में से रहे हैं, उनके बेटे रोहन गावस्कर ने उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रोहन गावस्कर खराब है या अच्छे हैं। फाइनली तो आपको परफॉर्म करना है। हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी आपको बाय फ्लूक मिल जाए या बाय योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली की, आपकी परिवार राजनीति में तो आपको मिल जाए, लेकिन उसके बाद तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एक और मुद्दे पर जो कि आपकी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, अवसरवाद की राजनीति की ओर ले जाऊंगा कि दल बदल की राजनीति आज बहुत चरम पर है। इवन कहें कि चुनाव के बाद भी लोग दल बदल लेते हैं, चुनाव के एंड पहले भी दल बदल लेते हैं, टिकट किसी और पार्टी से चुनाव कहीं और जाकर समर्थन कर देते हैं। इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो अवसरवाद की राजनीति को हम क्या, ये क्यों हो रहा है और इसको कहाँ, इसका अंत कहाँ जाकर के? देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। अगर कोई राजनीतिक दल बदलने का निर्णय लेता है, उसके पीछे क्या कारण है उसको समझने की जरूरत है। इसको भी आप जेनेरिक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है कि अगर वो एक और राजनीतिक पार्टी में रहेंगे, बड़े प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, गवर्नेंस में रहेंगे तो ज़्यादा काम कर सकते हैं, या जो होता है कि एक बड़ा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनको मिले तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जनता के लिए काम कर सकते हैं। कई बार होता है कि पद का लोभ होता है जिसके चलते लोग राजनीतिक पाला बदलते हैं। कई बार होता है कि उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म जो करियर है उनका, वो जिस तरह से वो पार्टी निर्णय ले रही है, जिस तरह से वो गठबंधन बना रही है, उससे वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसे बिल्कुल जेनरिक तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आज आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ हो सकता है अलग हो, आपके एम्बिशंस अलग हो। आपको लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मैं अपने एम्बिशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर पाऊंगा। बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन जो लोग चुनाव जीतने के बाद सिर्फ अपने कुछ मकसद के लिए तुरंत वो मंत्री बनने के लिए, या जब विधानसभा के वो सदस्य हैं और सदस्य बने हुए 6 महीने नहीं हुए वो बदल लेते हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिससे रोक लगनी चाहिए। तो आप जेवीएम के विलय को सही नहीं मानते हैं? नहीं, जो जेवीएम का विलय है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं कहता हूं इस बात को कि जो उनकी जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसके जो जनरल अधिवेशन उनका होता है, उसमें प्रस्ताव लाकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पूछकर, जो उनके पदाधिकारी रहे हैं, जो जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, उनसे मत लेकर, जो बिल्कुल संवैधानिक जो तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब आप पार्टी को मर्ज करते हैं किस तरह से करते हैं, तो उसको करते हुए उनके जो विचार हैं उसको लेते हुए बाबूलाल जी ने यह निर्णय लिया है। कोई उनका इंडिविजुअल निर्णय नहीं है पार्टी को मर्ज करने का, तो इसलिए उस पर सवाल उठाना मुझे नहीं लगता प्रासंगिक। इसके पहले भी जो है, पहले भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, उसमें भी जो है जेवीएम के कुछ विधायक जो है, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि इतने नंबर के अगर विधायक हैं, अगर वो छोड़कर जाते हैं, बहुमत के साथ जो विधायक होते हैं उतने नंबर के विधायक अगर जाते हैं, तो प्रोविजन बना हुआ है, इसमें कोई मुझे लगता है कि कोई सवाल उठाना चाहिए। हमारी राजनीति में भी प्रोविजंस हमेशा होते हैं जिससे कि लूप होल्स आसानी से निकाले जा सके। बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज की जो राजनीति है, और खासकर ये युवाओं से संबंधित है, कि ये अतिवाद का शिकार है कि यदि आप किसी के समर्थक हैं या नहीं है, आप बीच में नहीं हो सकते हैं, या तो आप अगेंस्ट हैं या फिर फार हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये राजनीति हमारे जो युवाओं की मानसिकता है उसको एक कट्टरता में नहीं बदल रही है? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं ऐसी राजनीति में विश्वास भी नहीं करता हूं। मुझे लगता है लोकतंत्र में अगर आपके जो भी आपकी आइडियोलॉजी है या जो भी आपकी सोच है, अगर किसी की सोच उससे अलग है तो ये तो विविधता है, डेमोक्रेसी की ये सुंदरता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपसे मतांतर है तो उसका मन का भी अंतर है, इसलिए इसको कट्टरता के साथ तो बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती हो या मेरी सोच उस ओर हो और सामने वाले व्यक्ति की नहीं हो, तो मुझे उसे स्वीकार करना भी जरूरी। आलोचना को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी होती है आलोचना जिससे आपको सुधार करने की गुंजाइश होती है, आप उससे अपने आप में सुधार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आलोचना को आप नेगेटिवली ही लें। तो इसलिए इस मानसिकता में निश्चित रूप से बदलाव आना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इसके लिए राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है? मुझे लगता नहीं कि पूरे दल जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों की वजह से एक इमेज ऐसी बनती है और कहा जाता है कि पूरा दल उस तरह का है।
हर दल में हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये व्यक्ति पर ज़्यादा निर्भर करता है। इस तरह की जो कट्टर सोच है ये चंद व्यक्तियों के माध्यम से ही ज़्यादा आगे बढ़ती है। जब इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे कि किसी को पाकिस्तान भेज दो या किसी को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, या इस तरह के स्टेटमेंट जो नेताओं की तरफ से आते हैं, मैं बिल्कुल भी वैसे जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। और कोई अगर अपने विचार को रख रहा है, हाँ लोकतांत्रिक तरीके से रखना जरूरी है। विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी जो हमारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाएं। विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा पे उतर जाएं। विरोध करने के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई तरीके हैं, आप उन तरीकों से बिल्कुल अपनी बातें रख सकते हैं। अभी आप देखिए पिछले कई दिनों से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार से बात भी चल रही है, तो वो बिल्कुल डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, वो होना भी चाहिए। लेकिन कोई आपका विरोध कर रहा है हिंसक तरीके से और आप उसे ये कहे कि नहीं भाई उस विरोध को तो मैं स्वीकार करूंगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन भी और एक लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी चीज इस देश में निश्चित रूप से स्थापित होनी चाहिए। जी, तो आपकी राजनीति के संदर्भ में ये सवाल है कि जैसे आपने 2014 का चुनाव जीता, 2019 में फिर आपने चुनाव लड़ा, तो आपने क्या अपनी राजनीति जाति, धर्म और रंग इन सभी दीवारों को तोड़ करके राजनीति की, या आप भी इनको बैलेंस करके ही चलते रहे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मतलब अभी भी मुझे आप अगर पूछिएगा कि कास्ट सिस्टम झारखंड में या बिहार में कैसा है, मुझे बहुत बार पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति इस कास्ट से बिलोंग करता है, कभी भी नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कास्ट और ये चीज़ें तो दूर की बात है, ज्योग्राफी की भी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप विधायक हैं तो आपकी जिम्मेदारी जितना अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, उतना पूरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति कहीं संकट में फंसा है और आपके पहल से उसको मदद मिल सकती है, तो आपको निश्चित रूप से आगे जाकर आपको करना चाहिए। निश्चित रूप से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आप वहाँ से इलेक्टेड हैं, लेकिन भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो आपके सेवा करने की प्रवृत्ति को कभी बांधनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने तो कभी भी इस सोच के साथ राजनीति नहीं की है और ना ही मैं करना चाहता हूं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। जी, तो आप कैसे देखते हैं इसको, देश की राजनीति, या इसको कैसे हम अभी तो इसी जकड़न में जो है, कैसे ये टूटेगा? नहीं, मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी लकीर खींची है इस संदर्भ में। आप देखें कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि इस जाति के आदमी को उसका लाभ मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। हर तरह के जो भी सरकारी प्रोविजंस हैं, जो सरकार की योजना है, उसका लाभ सभी जाति के लोगों को मिल रहा है, सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है। और जब से ये 6 साल की सरकार है, कोई भी बड़ा रायट ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि देश में एक सामाजिक जो सद्भाव है वो बिगड़े। तो कहीं ना कहीं एक समावेशित विकास के मॉडल को, और साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति, जो देश के प्रति जो कमिटमेंट देश के लोगों का होना चाहिए, एक सेंस ऑफ प्राइड जो देश के लोगों का होना चाहिए, वो निश्चित रूप से उन्होंने स्थापित किया है विकास के मॉडल को स्थापित करने के साथ साथ। तो इसलिए बहुत बेहतर दिशा में हमारा देश अभी जा रहा है। जी, कुणाल जी, मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम की ओर एक आपको ले जाना चाहूँगा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुलतावादी में विश्वास करता है, लेकिन अंततः जो हम एक नेता के नेतृत्व में देश का चुनाव लड़ रहे होते हैं, एक नेता के नेतृत्व में जो है राज्य का चुनाव लड़ रहे होते हैं, और मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो फिर अमेरिकन सिचुएशन की ओर, प्रणाली की ओर चला जाता है। तो आखिर ये क्या मतलब सही है कि हम जो है एक नेता को पूरे पार्टी का सब कुछ मान लें और फिर उसी के साथ चुनाव लड़ते रहें? देखिए, संवैधानिक रूप से तो ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद का कोई रिजर्वेशन उनको लेकर नहीं था कि प्रधानमंत्री पद वो होगा। नरेंद्र मोदी जी सबसे पॉपुलर लीडर है, इसलिए पार्टी उनको पीएम प्रोजेक्ट करती है। भारत में अमेरिकन सिस्टम तो नहीं है। यहाँ पर भी जो चुनाव होते हैं, राज्य के जो चुनाव होते हैं, उसमें इंडिविजुअल को ही लोग वोट करते हैं, एमएलएस को ही वोट करते हैं, या लोकसभा में पार्लियामेंट में एमपीज को वोट करते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग, जमशेदपुर के लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं करते हैं डायरेक्टली, वो तो यहाँ के लोग सभा के जो सांसद है उनको वोट करते हैं। वो सांसद बैठकर फिर अपना नेता चुनते हैं। तो भारत में अभी भी वही है। हाँ, ये जरूर है कि जब बहुत कैरिस्मेटिक नेतृत्व आपके पास हो, तो ये पार्टी का एक स्ट्रेंथ होता है जिसको क्लियरली जनता के सामने रखती है कि इस व्यक्ति का ये विजन है, ये व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए। तो जनता उसमें विश्वास रखती है। और ये पहली बार हुआ है भारत में कि पीएम के नाम पर एमपीज चुने जा रहे हैं।
इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आज इतने सुपर पॉपुलर लीडर हैं कि उनके नाम पर लोग वोट करते हैं जो अपने लोकसभा कैंडिडेट। गलत लोग भी चुने जा सकते हैं। देखिए, ये तो जनता को तय करना है। जनता कहीं ना कहीं, जनता की अदालत में जनता को ये तय करना है कि वो लोकसभा में किस सांसद को भेजना चाहते हैं। जरूर जनता को ये विश्वास है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो जरूर उसमें वो काबिलियत होगी, तभी वो लोग चुनकर भेज रहे हैं। और जो जनता का फैसला होता है उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। हम लोग इस इंटरव्यू के अंतिम चरण में हैं और मैं चाहूँगा कुणाल जी से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन किए जाएं और इसके जवाब जो हैं एक शब्द या अधिक से अधिक एक लाइन में होने चाहिए और बिना रुके हम इस ओर बढ़ते हैं। कुणाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा? बस जनता की सेवा करना। अगला चुनाव किस दल से लड़ेंगे? वो तो अभी तो मैं जिस दल में हूँ उसी दल से लड़ूंगा, अगर पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाती है तब। और नहीं तो? नहीं, पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाती है तभी मैं इस दल से लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। चुनाव जरूर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी कुछ भी नहीं सोचा है, पार्टी पर तय करता है। वो जिस मेरी योग्यता के हिसाब से वो जो रोल मेरे लिए चुनेगी मैं उस रोल को स्वीकार करूँ। राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है ये उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये भी है कि जब तक उन्हें लगे कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो स्वस्थ हैं, कि वो आज की जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है उसको वो मीट कर पाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है, तब तक ही उसकी होनी चाहिए। एंट्री की उम्र मुझे लगता है 25 से भी अब कम होनी चाहिए। युवाओं को और कम उम्र में कैंडिडेट्स बनने के, जो मतलब चुनाव लड़ने का जो है उस पर रिवाइज होना चाहिए। चुनाव हारने का अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो गेम है, कभी आप कोई अच्छा शॉट लगाइएगा तो कभी भी अच्छे शॉट पे भी आप आउट होते हैं, तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जनता का जो फैसला है वो मैंने स्वीकार किया और मैं अपना काम कर रहा हूँ। झामुमो छोड़ने की कसर है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो हेमंत जी को सब कुछ बताकर ही झामुमो छोड़ा था। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे काम हैं जो मैं अपने विधायक रहने के दरम्यान जो मैं कर पाया था, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है जो NH-33 की स्थिति थी जमशेदपुर से लेकर बहरागोड़ा और आगे तक की, वो मैंने आंदोलन करके वो सड़क बनवाई थी। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे उस समय में। उसके अलावा बहरागोड़ा क्षेत्र में पावर ग्रिड की स्थापना और कई ऐसे काम जो दशकों से पेंडिंग वहाँ पड़े हुए थे। विपक्ष का विधायक होने के बावजूद मैंने सरकार से मांग करके विधानसभा में बार बार बातों को रख के उसको करवाया था। वो बात जिसे आप भूलना चाहेंगे? वो बात मेरे पिता की जो शारीरिक स्थिति थी 2019 के पूरे साल भर जो अस्पताल में कटे, मैं उस समय को मैं भूलना चाहूँगा। टिकट बड़ा या दल? दल। शुक्रिया। तो कुणाल जी से चर्चा काफ़ी अच्छी रही और विस्तृत रही और उन्होंने बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया, कई जगह वो बसते नजर आए, तो उनके लिए राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं हमारी।